नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट डज दिस इंटरप्रिटेशन मीन? इसके जब भी हमारे सामने कोई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखे जाएं, कोई नंबर्स रखे जाएं, कोई फिगर्स रखी जाएं, तो हाउ डू वी सी दोज फिगर्स? क्या हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी हैं, इंप्रूवमेंट चाहिए, बहुत बुरी हैं? मिसाल एक कंपनी का रेवेन्यू इस साल का हम देखते हैं, सो हाउ वुड यू सी कि वो रेवेन्यू अच्छा है या कोई खास नहीं है, इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, बहुत गंदा है? जनरली जब भी किसी चीज के हवाले से आप कमेंट पास करना चाहें तो उसको हम कहेंगे हमारी इंटरप्रिटेशन, लाइक हाउ डू यू सी। चीजें जैसी होती हैं वो दिखती नहीं है, जिसकी जितनी नॉलेज होती है वो उस हिसाब से देखता है। एज एन इंस्टेंस, अगर मैंने 2015 मॉडल की होंडा सिविक वाइट कलर स्क्रैचलेस 26 लाख रुपए में खरीदी, कैसा? हाउ डू यू सी दिस? मे बी अगर आपको गाड़ियों की नॉलेज है कि सिविक की नॉर्मली वैल्यू क्या है, या आप फर्दर मुझसे पूछते कि शेप कौन सा था, नया वाला शेप था या रीबर्थ वाला शेप था या रिबॉर्न वाला शेप था, या आप उसमें वेरिएंट्स पूछते कि सनरूफ थी या हार्ड टॉप थी, लेदर सीट्स थी या फैब्रिक सीट्स थी, एबीएस ब्रेक्स के साथ थी या बगैर थी, लेट्स से। और अगर आपको मार्केट में पता हो कि सिविक की वर्थ क्या है, तो आप अकॉर्डिंगली उस पर कमेंट कर सकते हैं कि 26 लाख टू मच है या टू लो है या रीजनेबल है। हमारे यहां पाकिस्तान में नॉर्मली लोगों को अता पता कुछ नहीं होता, नॉर्मली कमेंट हर चीज पे करना होता है। पता नहीं है अगर आपको, तो आप कैसे, सॉरी यार मुझे इस हवाले से कोई ज्यादा इल्म नहीं है, क्या होगा, घट हो जाओगे क्या? कोई बड़ी बात नहीं, आप बोलो यार मुझे इस हवाले से ना ज्यादा। तो अगर कोई अभी हमें जनरली बताते कि मिठाई का 1 किलो लाए 400 रुपए में, तो अगर आपको पता हो कि मिठाई का 1 किलो कितने का चल रहा है, तो आप 400 सुन के कुछ एक्सप्रेशन देंगे। लेकिन आप बोलेंगे तो हमें छोड़े हुए जमाना हो गया, घर पे आ जाती है किसी की तरफ से तो खा लेते हैं, बाकी हम जाते नहीं है कोई मिठाई लेने के लिए। और अगर आपको पता हो कि भाई 800 रुपए का किलो है, तो आप सामने से पूछ सकते हैं कि 400 रुपए किलो कौन सी मिठाई लेके आ गया। हम जब भी किसी चीज पे इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मकसद क्या है? से अगर मैं कहूं कि यार ये देखो कोट है और बटन्स वगैरह इसके अच्छे हैं और क्वालिटी अच्छी है, ब्रांड इसका बेहतरीन है, और मैंने ये 7,000 रुपए में लिया, महंगा लिया या सस्ता ले लिया? यस, ओके, डिपेंड करता है कि कहां से लिया है, ब्रांड कौन सा है। या अगर आपको आइडिया हो कि अभी डाइनर्स पे सेल लगी थी, उसमें 70% 30% सेल, सॉरी 30% सेल के बाद ही 9-11 हज़ार रुपए में कचरा पड़ा था, ये तो फिर भी सही है 7,000 रुपए में। होता क्या है कि हमें ना कंपैरिजन चाहिए होता है कि हम इसको कंपेयर किससे करें। विदाउट कंपैरिजन, अब मार्केट इंफॉर्मेशन है, पास्ट इंफॉर्मेशन है, व्हाटसोएवर, बट देयर शुड बी इंफॉर्मेशन जिससे मैं कंपेयर करके अपने कुछ रिमार्क्स दे सकूं। अगर आप मुझे इंफॉर्मेशन नहीं देंगे या मुझे नॉलेज ही नहीं होगी किसी चीज की, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। बचपन में एक रिडल टाइप हमें देते थे, कहते थे कि भाई ये लाइन है, इसको आप बिना छुए छोटा करके दिखाओ। याद है कैसे करते थे? कोई बता हाथ नहीं लगाऊंगा, मार्कर लगा दूंगा, अरे इसको छूना ही नहीं है, टच ही नहीं करना, इसको छोटा करके दिखाना है। हम इसके बराबर में एक दूसरी लाइन बनाते हैं जो इसके मुकाबले में बड़ी होती है। तो आपने बिना छुए उस लाइन को छोटा कैसे कर दिया कि आपने उसका कंपैरेटिव जो यार्डस्टिक है, जो बेंचमार्क है, उसको इससे भी बड़ा कर दिया। तो उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में ये लाइन छोटी हो गई। इंटरप्रिटेशन दर हकीकत इज ऑल अबाउट कंपैरिजंस। फिर कंपैरिजंस में आप ड्रिल डाउन करेंगे और गहराई में जाएंगे और बेहतर
तरीके से उस बात को इवेल्युएट कर सकते हैं। हम जब भी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं तो उसमें सरे फहरिस्त एक आती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और एक आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहला कि ये इंटरप्रिटेशन करने के लिए ये तो लाजिम हो गया कि हमें चाहिए कंपैरेटिव्स, लेकिन आप कंपैरिजन किससे करते हो ये भी जरूरी है। अगर सऊदी अरब से हम लोन लेने गए, डेफर्ड टर्म्स पे पेट्रोल या ऑयल लेने गए और सामने से वो कहते हैं यार तुम सही हो, आप तो हमसे भी सस्ता पेट्रोल बेच रहे हो, हम ही से लेके जा रहे हो और हम ही से सस्ता बेच रहे हो, आप लोग सही हो। अब हम ये देखें यार वाकई में ये क्या बात है, पाकिस्तान में पेट्रोल तो खित्ते में सबसे सस्ता है, हम तो रो रहे हैं 30 रुपए और बढ़ने वाला है। अगर ये 280 रुपए का लीटर हो जाएगा तबाही हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि भाई आप इंडिया में देख लो, जहां से तेल निकलता है सऊदी अरब, यूएई, आप वहीं देख लो, आप वहां से सस्ता कैसे बेच रहे हो? अगर चीज आपके घर की खेती होती तो आप कहते कि हमें हमारी कॉस्ट ही नहीं है। भाई अगर मुर्गी के अंडे यहां सस्ते मिल रहे होते तो हम कहते कि भाई हमारी मुर्गियां थोड़ी कोऑपरेटिव है, वो ज्यादा खाती पीती नहीं है। अगर कॉस्ट भी यहां की होती और प्राइस भी यहां की होती तो बात समझ में आ रही है। लेकिन चीज वहां से ला रहा हूं, मेरी घर की खेती नहीं है, वहीं से ला रहा हूं और यहां लाके बेच रहा हूं, तो उसे सस्ती कैसे बेच सकता हूं? सवाल ये उठता है कि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? लाइक विथ लाइक, यस, आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर आप जाके घर पे मार्क्स बताते हो ना स्कूल में, मेरे इतने मार्क्स आ गए, और अगर आपकी फैमिली पूरी क्लास के दोस्तों को जानती है तो बाबा या अम्मा पूछेंगे कि बिलाल के कितने आए। हम जान के उन लोगों की परफॉर्मेंस बताना चाहेंगे जो अंडर परफॉर्म करते हैं, और वो जान के उस बंदे का पूछेंगे कि शकीला के बेटे के कितने मार्क्स है, सिर्फ ये बताओ। उसका कंपैरिजन में भी किसी और से है। कंपैरिजन किससे किया जाता है इसको भी हमें देखना है कि क्या ये लाइक विद लाइक है या नहीं है। एक बंदा उस दिन खेलते हुए कह रहा है कि मेरा दोस्त है, उसने वेब डिजाइनिंग की हुई है, 4 लाख रुपए एक महीने के कमाता है। तो मेरे साथ बैठा हुआ एक बच्चा बोला, हाँ 4 लाख रुपए? मैं कहा काम कहां पे करता है? बोला नॉर्वे में। ओ मैंने कहा खुदा के बंदे, जब बंदा कमाएगा फॉरेन करेंसी में और कंट्री में तो खर्चा भी तो वही का करेगा ना। हमारे बंदे रिश्ता जज करते वक्त पहले पूछते कि लंदन में रहता है, कमाता कितना? महीने के 8 लाख रुपए कमाता है। सवाल ये बचाता कितना होगा? ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। आप उस मुल्क की करेंसी में सैलरी को सैलरी से नहीं बल्कि एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट भी लाके फिर कंपेयर कर रहे हो। ये चीज मैटर करती है कि आप जो कंपेयर कर रहे हैं जिस चीज से, क्या वो ऑथेंटिक और वो सूटेबल है या नहीं। व्हाट वी यूजुअली डू कि कंपैरिजन करने के लिए एक हम सहारा लेते हैं कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस का। जिस तरह एज पर IAS 1 जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो एक इस साल की होती है, एक गुजरे हुए साल की होती है, जिसको हम कंपैरेटिव कहते हैं। तो वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में देखेंगे पिछले साल के मुकाबले में इस साल रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा, हम कंपेयर कर सकते हैं विथ कंपेटिटर्स परफॉर्मेंस, कि हमारा जो डायरेक्ट कंपेटिटर है उसका कितनी सेल्स है, हमारी कितनी सेल्स है।
कंपेयर कर सकते हैं विद इंडस्ट्री एवरेजेस, कि अगर इंडस्ट्री में बाकी सब ग्रो कर रहे हैं और आप डिक्लाइन कर रहे हैं, या बाकियों ने ग्रोथ रखी है 10-10% और आपने ग्रोथ रखी है कम। मिसाल कोविड पीरियड में जब हमारी जीडीपी नेगेटिव जा रही थी तो हमारी आवाम हाय हाय कर रही थी, अरे मर गए मर गए मर गए, जीडीपी नेगेटिव। तो हमने क्या कर दिया, बाकी तमाम जो डेवलप्ड और अच्छे ममालिक हैं उनकी जीडीपी सामने रख दी। पता चला कि लॉकडाउन में तो सब नेगेटिव चले गए। तो जीडीपी की ग्रोथ नेगेटिव में जाना अलार्मिंग है, कंसर्निंग है, लेकिन दाएं बाएं देख लो कि लोगों की क्या हालत है। जब आप कंपेयर नहीं करोगे ना, आप कुछ कह ही नहीं सकते, आप रिमार्क्स दे नहीं सकते। तो इंटरप्रिटेशन के लिए बुनियादी उसूल क्या है, कंपैरिजन। फिर कंपैरिजन एक हमने देखा कि या तो हम अपने ही पास्ट ईयर की, अपने कंपेटिटर की, अपनी इंडस्ट्री के साथ, या फिर हम बजट्स के साथ या टारगेट्स के साथ भी अपनी कंपैरिजन कर सकते हैं। और जब हम कंपेयर करेंगे तो ही कुछ बोल सकते हैं। डायरेक्टली एक इंफॉर्मेशन हमें कोई दे वन साइडेड और पूछे कि बताओ कैसी है, तो हम नहीं कह सकते। कि अगर कोई कहे कि एप्पल्स लाया हूं 250 रुपए किलो के हिसाब से, तो हाउ वुड यू रिएक्ट? अगर आपको पता हो कि सेब क्या किलो चल रहे हैं तो बात कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा जानते होंगे तो पूछते शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तानी है या न्यूजीलैंड के एप्पल्स हैं, जिन्स कौन सी है, कलर कौन सा है, मीठे हैं, खस्ता हैं। जो गहरा घुसेगा उसको तो सब पता होंगी चीजें। हम बोलेंगे भाई हमें इतना नहीं पता। लेकिन हमें अगर कोई आके कहे कि मेरे बेटे ने एसीसी के 8 पेपर पास कर लिए, हम बोलेंगे अच्छा अच्छा चलो ठीक है, आंटी बात करता है। एसीसी शुरू कहां से किया था? हाँ, फाउंडेशन डिप्लोमा से किया था कि मतलब मुझे नहीं पता। वो हमारे लिए आपको नहीं पता, आप सिर्फ ये बताएं कि उन्होंने मैट्रिक के बाद किया था, इंटर के बाद किया था, ए लेवल्स के बाद किया था, ग्रेजुएशन के बाद किया था। वो मैं खुद बता दूंगा कि शुरू कहां से हुआ होगा। तो पता चले 8 अगर फाउंडेशन डिप्लोमा वाले पेपर पास किए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर F1 से ऑनवर्ड 8 चला गया तो सही चला गया, क्योंकि अब मेरे ग्राउंड पे खेल रहे हो और मेरे ग्राउंड पे कहां गड़ा है, कहां स्पीड ब्रेकर है, सब मुझे पता है। ऐसा होता है ना भाई, होम ग्राउंड है मेरा। अगर होम ग्राउंड होगा ना तो हम बात अच्छे से कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपैरिजंस चाहिए। उसके बाद कंपैरिजन करते वक्त जो मोड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसके जनरली 2 मेजर्स होते हैं। एक, इंफॉर्मेशन दी जाती है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स का मकसद कि मैं आपको एक नंबर बता दूं बस। से एक स्टूडेंट के इंटरमीडिएट का 12th ग्रेड का बोर्ड का रिजल्ट आया और कहा गया कि वैसे बोर्ड के टोटल मार्क्स कितने होते हैं? हाँ 1100। चले, और प्री मेडिकल का एक पेपर ज्यादा होता है ना। चले, प्री मेडिकल वाले बच्चे के 1200 आ सकते हैं और प्री इंजीनियरिंग वाले के 1100 आ सकते हैं। मिसाल, क्योंकि आप मैथ्स दोगे और ये जूलॉजी एंड बॉटनी देंगे तो इनके पेपर ज्यादा है। अगर पता चले कि एक किसी बंदे के 960 मार्क्स आए तो बोले है 960, मेरी बेटी ने 1010 मार्क्स लिए, बेटे को बोल देंगे जैसी औकात है ना उसी में रहे, ज्यादा चक्कर मारने की जरूरत नहीं है। आपकी अम्मी भी डर गई, यार बेटे ने नाक कटवा दी। लेकिन अगर उस लड़के ने प्री इंजीनियरिंग में किया है एंड मैक्सिमम मार्क्स ही कुड सिक्योर
वर्थ 1100, 1100, और उसकी बेटी प्री मेडिकल कर रही है, राइट, द मैक्सिमम मार्क्स शी कुड सिक्योर वह 1200। तो भाई तो रेस ही नहीं लग रही। आपको अगर एब्सोल्यूट नंबर दिया गया कि 960 एंड 1010 मार्क्स हैं, क्या ये कंपैरिजन फेयर है? ये कंपैरिजन फेयर नहीं है। हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन, बेसिस डिफरेंट है। कभी कभी एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर कि उसका यार्डस्टिक फिक्स है। भाई अगर आपको एसीसी के कोई पेपर में कहे कि मेरे 75 मार्क्स आए, तो सामने से ये पूछने की जरूरत है कि कितने में से? नहीं, पता है कि 100 में से आए। अगर कोई बोले कि भाई मेरी जीपीआई है 3.6, तो पूछो कि कितने में से? भाई मैक्सिमम जीपीए होती ही 4 है। तो जो स्केल्स फिक्स हैं वहां एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन वर्केबल है, और जहां एब्सोल्यूट जो बेस है वो वेरी कर सकता है, तो वहां एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन काम नहीं कर सकती। उसकी जगह पे हम यूज करते हैं रिलेटिव इंफॉर्मेशन। रिलेटिव मकसद इसमें हम कोई ना कोई चीज को बेस बनाएंगे। जिस तरह हम स्पीड को मेजर करते हैं एस रफ्तार, जो हम कहते हैं किलोमीटर्स पर आवर। अगर कोई कहना कि ओ मैं 250 किलोमीटर चला ली गाड़ी, क्या बड़ी बात कर ली। अगर वो कहना 1.5 घंटे में, तो हम बोले कि जहाज पे आओ, 1.5 घंटे में 250 किलोमीटर कैसे कर लिया? तो आप सरप्राइज इस वजह से हो गया क्योंकि आपको स्पीड का पैरामीटर पता है कि अगर एक मोटरवे है तो उस पे 110 या 120 तक गाड़ी भाग सकती है। अगर कोई कहे कि हैदराबाद कराची टोल टू टोल आधा घंटा, क्या हो गया भाई? मे भी जिसको इंफॉर्मेशन ना हो कि टोल प्लाजा से टोल प्लाजा तक कितना डिस्टेंस है, तो वो कह भी सकते हाँ सही चला लेते हो, ऐसे ही बोल दिया। कोई बोलेगा प्रैक्टिकली नहीं है। हाँ, कोई मेट्रो ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है क्या? कैसे पॉसिबल है? जब आपके पास कुछ एब्सोल्यूट स्केल्स होती हैं तो एब्सोल्यूट टर्म्स के बेसिस पे बात की जा सकती है। लेकिन अगर कोई एब्सोल्यूट टर्म्स का स्केल फिक्स नहीं है, वेरी कर सकता है, तो इन दैट केस हम यूज करेंगे रिलेटिव इंफॉर्मेशन। रिलेटिव में किसी ना किसी को बेस बनाया जाएगा। से फॉर इंस्टेंस हम कभी इंफॉर्मेशन को कहते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंट का मकसद क्या है? बेस 100 है। अगर कोई बताए कि मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 1 साल में मैंने उसमें से 75,000 कमाए, और दूसरा क्या है कि बस मैंने 10 लाख रुपए लगाए और उसमें से मैंने 1,30,000 रुपए कमाए, 130,000 कमाए, तो 130,000 वाला बड़ा है? नहीं ना, उसने पैसे भी तो ज्यादा लगाए, तो कमाई भी तो ज्यादा है। कैसे पता चला? तो कमाई भी तो कम। हाँ, हम कहते हैं कि 75,000 का रिटर्न है ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख, विच मेक्स इट 15% आई बिलीव। और उसने कमाए हैं 1,30,000 रुपए ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 मिलियन, जो कि है 13%। आपने दोनों का जो बेस कर दिया वो 100 कर दिया, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? पर सेंट। सेंट इज सेंचुरी। उर्दू में बोलते हैं फीसद। सद मतलब सदी, 100। तो हम उसमें सदी को या सेंचुरी को, सेंट को बेस बना लेते हैं। तो अगर मेडिकल वाले बच्चे के मार्क्स को मैंने 1100 ऑब्टेनेबल मार्क्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो पता चल गया कि उसने इतना परसेंट लिया। और अगर मेडिकल वाले स्टूडेंट को 1110 को मैंने डिवाइड कर दिया 1200 से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो फिर आंटी को बोला क्या, बेटे को रोको तो नहीं, होशियार है, बेहतरीन स्कोर कर लिया,
आपको फजूल में एतराज है। पॉइंट इज कि आप कंपैरिजन जो करते हैं वो एक हो सकती है एब्सोल्यूट टर्म्स में और दूसरी हो सकती है रिलेटिव टर्म्स में। बेहतर क्या है? रिलेटिव टर्म्स। बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि अगर पैरामीटर्स स्टेबल हैं तो आप एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बात कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आती है बात, ये हो गई दो बातें। पहला कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। कमेंट करते वक्त आप इस बात का मार्जिन जरूर रखना कि कंपेयर किससे कर रहा हूं। कुछ कंपैरिजंस आपके स्कोप को लिमिट कर रही होंगी। अगर मैं पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज्यादा कमा गया और मैं बोलूं बेहतरीन, आला, क्या तो कंपनी है, शानदार, तो क्या होगा? मैं वर्सेस मैं, मेरा मुकाबला किससे? मुझे से। हम बोलेंगे दुनिया को देखा है कहां पहुंची हुई है, दुनिया को भी तो देखो। अगर आपने कंपेटिटर को देखा तो भाई वो तो पता नहीं कहां निकल गया। ये तो वो सीन हो गया कि भाई मुबारक हो, मेरा बेटा क्लास में सेकंड आया है। हाँ सेकंड आया, बेहतरीन। बच्चे कितने थे? 2। तो पूरी क्लास में स्टूडेंट्स ही 2 थे, तो सेकंड आया मतलब लास्ट आ गया। कंपेयर किससे कर रहे हो ये देखना जरूरी है। तो एग्जामिनर अब सारी इंफॉर्मेशन तो हमें दे नहीं सकता, लिहाजा हम इसका फायदा उठाएंगे। हर बार बात करते वक्त बोलेंगे कि अगर कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस भी पता चल जाए ना, मजा आ जाए बात करने में। अगर इंडस्ट्री के एवरेजेस पता चल जाए ना तो क्या ही बात हो। अब बार बार बोलोगे तो वो भी तब जाएगा, ऐसा नहीं करना। लेकिन हमने रिमार्क्स देते वक्त अपने स्कोप की लिमिटेशन के बारे में एग्जामिनर को बताना है कि भाई देखो मेरी स्कोप की लिमिटेशन है। मैं जो ये पॉजिटिव बोल रहा हूं या ये जो मैंने रेवेन्यू के हवाले से या प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से अच्छी अच्छी बातें की हैं, वो सिर्फ कंपनी की पिछले साल के मुकाबले में इस साल को कह रहा हूं और जितना आपने मुझे बताया। अगर मुझे इंडस्ट्री की ग्रोथ या कंपटीटर से के रेवेन्यू का भी पता होता तो हम इस पे और बेहतर इंटरप्रिटेशन कर सकते थे। मुनासिब बात। इसके बाद खास चीजें सीख लेते हैं। एक टर्म है प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा टर्म है लिक्विडिटी। इन दोनों के हवाले से अगर आपको एक डीप नॉलेज आ गई तो एग्जामिनर वुड अप्रिशिएट दिस कि आप कमेंट्स जो कर रहे हैं वो जो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल एंड रेलेवेंट चीजें हैं आप उनको सामने रख रख के बात कर रहे हैं। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी? राइट, दिस इज एक्सेस ऑफ ओवर इनकम, सॉरी ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। लेकिन ये जो हम कैलकुलेट करते हैं ये हम कैलकुलेट करते हैं ऑन एक्रूअल्स बेसिस। कंपनी ने इस साल जितना प्रॉफिट किया उतना ही कंपनी के पास कैश आया होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जबकि व्हाट डज लिक्विडिटी मीन? Liquidity measures the ability, right, of company to meet its current obligations. What is more important? No. हाँ, रिसीवेबल्स इनसे जो सेल्स हैं, मैंने कहा अक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो आपने जितनी भी सेल्स की, भले आपको उसमें से पैसे मिले या अभी तक नहीं मिले, आपने वो खर्चे जिनकी आप पेमेंट कर चुके हैं या आपने नहीं की, आपने सबको शामिल कर दिया।
नॉन कैश एक्सपेंसेस, फेयर वैल्यू प्लस माइनसेस, तो प्रॉफिट इज नॉट कैश. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? लिक्विडिटी. लॉस के बगैर, सॉरी प्रॉफिट के बगैर पाकिस्तान इतने साल चल गया, लेकिन लिक्विडिटी के बगैर चंद दिन चलना भी मुश्किल है. अगर आप लोगों को पेमेंट्स करते हो टाइमली, भले नुकसान में जा रहे हैं लेकिन सैलरीज नहीं रोकी, पेंशन्स नहीं रोकी, चल रहा है, यूटिलिटीज चल रही हैं. अगर पेमेंट्स बंद हो गई ना, ये पहिया जाम हो जाएगा. दो बोथ आर इंपॉर्टेंट, लेकिन सर्वाइवल के लिए लिक्विडिटी इज लाइफ लाइन. अगर लिक्विडिटी डिस्टर्ब हो गई ना तो बिजनेस चल नहीं पाएगा. हाँ हाँ, डिफॉल्ट देखिए, जब भी हम किसी कंपनी का डिफॉल्ट या बैंकरप्सी चेक करनी होती है ना, सबसे पहली नजर उसके बैंक बैलेंस पे डालते हैं. अगर ओडी में है तो हम बोलेगा बात तुम सही कर रहे थे. अगर आपको खतरा था बैंक डिफॉल्ट करने का लेकिन सरप्लस में, पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें क्यों चल रही हैं? डॉलर्स नहीं है. यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अगर अभी भी बढ़ जाता, तो कोई अगर कहता है कि इसने मरवाया उसने मरवाया, मैं 12 क्या कहता हूं कि भाई लॉसेस 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 लॉसेस. तो जब से मुल्क बना है हर बजट खसारे वाला है. हाँ, ये तो अच्छा हो गया अगस्त में बना, अगर उससे पहले बनता तो वो जून के महीने में भी लॉस करता. तो अगर हम 1947 से लेकर 75 साल तक नुकसान ही करते आ गए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये सारे नुकसान हमने लायबिलिटी से कवर किए हैं. लायबिलिटीज तो देने का टाइम आएगा, और हर हुकूमत अगली हुकूमत पे डाल के जा रही है कि भाई मैं तो निकाल लूं, वो संभाल लेंगे. और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, क्योंकि अवाम को खुश करने के लिए, लिटरेसी नहीं है ना, अवाम को खुश करने के लिए आप सिर्फ कीमतें कम कर दो, डॉलर को कंट्रोल करके रखो, महंगाई ना होने दो. अवाम बोलेगी क्या तो बेहतरीन लीडर है, हुकूमत चलाई तो इसने. लेकिन उसने क्या कर दिया, इसको सप्रेस करके रखा स्प्रिंग को, कि अगले वाला जैसे ही हाथ डालेगा ना उसको मुंह की खाएगा. जैसे इमरान खान के लिए हुआ और जैसा इमरान खान करके गया. तो ये क्या है, हम सब इसको चलाते आ रहे हैं. प्रॉफिटेबिलिटी के बगैर ना गुजारा हो सकता है, लिक्विडिटी के बगैर गुजारा नहीं है. बिकॉज अगर आप अपनी करंट ऑब्लिगेशंस सेटल नहीं कर सकते, पार्ट ऑफ दैट. अब तक पाकिस्तान कैसे चला है? थे तो लॉसेस, लोन से. कैश आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, बस आपकी दुआ चाहिए. अगर कैश हाथ नहीं रुक रहा मेरा, सप्लायर को पेमेंट मिल रही है, एम्प्लॉयज को तनख्वाह मिल रही है, बिजली का बिल जा रहा है, मालिक मकान को किराया जा रहा है, हाथ नहीं रुक रहा, है लॉसेस. लेकिन वो लिक्विडिटी आप लाते कहां से हो? वो बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड बताएगा. न्यू शेयर इशू करके ला रहे हैं, लोगों से मजीद पैसा ले रहे हैं, तो भी लिक्विडिटी चल रही है. राइट? अगर आप नई नई लायबिलिटीज लिए जा रहे हो, बैंक ओवरड्राफ्ट लिए जा रहे हो, तो भी क्या हुआ? सर्कुलर डेट देखो पाकिस्तान का. पाकिस्तान स्टेट बैंक, प्राइस बॉन्ड्स प्राइस बॉन्ड्स प्राइस बॉन्ड्स, पब्लिक से पैसा लिया. नेशनल सेविंग स्कीम्स, पब्लिक से पैसा लिया. इस तरीके से टी बिल्स की ऑक्शन होती है, पब्लिक से पैसा लिया. बैंकों से कर्जा लिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया हुआ है. फिर जो गवर्नमेंट के इदारे बाकी यूटिलिटीज यूज कर रहे हैं, मिसाल वापडा की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उनको बिल्स नहीं जमा करवा रही. गवर्नमेंट के ऑफिसेस ने वापडा के बिल्स नहीं क्लियर किए हुए. गवर्नमेंट के ऑफिसेस ने जो पीएसओ से पेट्रोल लिया, पीएसओ के बिल्स नहीं क्लियर किए, ये सर्कुलर डेट जमा हो गया. अब कंपनीज से भी उधार ली हुई है गवर्नमेंट ने, बैंक से भी उधार ली हुई है गवर्नमेंट ने, आवाम से भी उधार ली हुई है गवर्नमेंट ने. लेकिन अगर वो उधार रुपयों में है ना, तो नए प्रिंट करके दे देंगे. लेकिन अगर डॉलर्स में है तो डॉलर्स तो नहीं प्रिंट कर सकता ना हम.
और प्रिंट नहीं कर सकते, डॉलर तो नहीं प्रिंट कर सकते ना। तो फॉरेन करेंसी में जो लोन है ना हमारा, वो ज्यादा डेंजरस है। जो लोकल करेंसी में लोन है अच्छा वो भी नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि लॉसेस को आप कहीं ना कहीं से चला गए ना। हाँ, अगर प्रॉफिट होता, यानी अगर आपके टैक्स कलेक्शन ज्यादा होती एज कंपेयर टू द स्पेंडिंग्स, तो जो ऊपर वाला सरप्लस होता ना, आप उल्टा लोन रीपे कर सकते थे, रिटेन अर्निंग्स आपके पास हो सकती थी। अगर बजट सरप्लस में चलाए तो। लेकिन अवाम ने मेंटेलिटी क्या बनाई है कि टैक्स हमने नहीं देना। भाई पानी का बिल कौन जमा करवाता है? हाँ, फिर हमने भले उसके पीछे ये कह दिया कि यार इनको देंगे, ये खा जाएंगे, ये लंदन में फ्लैट्स बना लेंगे, फैसिलिटीज क्या है, लेकिन अल्टीमेटली हमने सब ने शॉर्ट टर्म सोच के, ये तबाही के जिम्मेदार हम सभी हैं। जी, इनडायरेक्टली आप दे रहे हैं, लेकिन उतना नहीं दे पा रहे जितना कि गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। अच्छा, ये भी मजे की बात है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी चोरी बहुत होती है। करप्शन तो नासूर है ही। कंपनीज वो भी गाड़ लेती हैं। तो एफबीआर वाले बंदे से आपने सेटलमेंट कर ली, वो बोलेगा बस ठीक है मैं क्लियर कर देता हूं। करप्शन तो है ही, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस है, जो कंपनीज ने देना है, जो इंडिविजुअल्स ने देना है, जो जितना ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स भरेगा, और खर्चे भी हमने बेताशा बढ़ा दिए। तो अल्टीमेटली हम लिक्विडिटी के बुरे एक विशियस सर्कल में फंस चुके हैं। अब भी अगर हमने ईमानदारी से काम करना शुरू किया ना, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम निकल सकते हैं, अभी भी हम निकल सकते हैं। लेकिन अब सपोर्ट चाहिए और नीयत चाहिए। अब आप ज्यादा अगर अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे ना कि मुझे अगली हुकूमत बनानी है, और हर बंदा यही सोच के अपनी हुकूमत छोड़ रहा होता है कि मुझे फिर इलेक्शंस में, और इलेक्शन में आपने क्या करना है, अवाम को ऐसे दिखाना है कि भाई मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, देखो इकोनॉमी को स्टेबल कर लिया, जब भी तो अब मैं 10-10 रुपए करके कम करता जाऊंगा। अब मैं पहले आप लोगों को मैंने कहा था कि मुश्किल वक्त आएगा लेकिन घबराना नहीं है। अब सही वक्त आ गया है कि ये रिवॉर्ड आपको पास किया जाए। खाक सही वक्त है, कोई सही वक्त नहीं था। यस, हाँ वो भी इसमें इन्वॉल्व है ऑफ कोर्स, करो ना सब राइट। अच्छा, अब शुरुआत किसने की थी वो अलग बात है। हाँ, ये अभी एफबीआर ने कल वो पास किया है कि कोई भी एफबीआर का जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो टैक्स फाइलिंग नहीं कर सकता। हाँ, और होना भी नहीं चाहिए था। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, अगर वही क्लाइंट चला रहा है तो अपने क्लाइंट को तो हमेशा प्रोटेक्ट कर जाएगा ना वो। और उनको पता है कि कोई भी अगर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर क्लाइंट को बोलेगा ना जेन्युइन टैक्स दो, वो उसको क्लाइंट ही नहीं मिलेगा। वी नो दिस वेल। अच्छा, लिक्विडिटी, इसके अगर हमारे पास कैश की शॉर्टेज हो जाती है, हमारी पेमेंट्स रुक जाती हैं, बिजनेस ज्यादा अरसा चल ही नहीं पाएगा। देखिए कोविड में हमने ये देखा था कि जिन धंधों में मंदा नहीं होता वो धंधे भी बंद हो गए। मिसाल स्कूल के पास अगर नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक बच्चा इनरोल्ड है, छुट्टियां हो गई, लॉकडाउन लग गया, जून जुलाई आ गया, क्या फीस रुकेगी? नहीं, इनकम तो आती रहेगी ना, और स्टाफ को सैलरीज भी देते रहनी है। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए। एक बंदे से मेरी मुलाकात होगी, वो अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा था, मैं उससे मिलने गया किसी रेफरेंस से। जब गाड़ी देखने गया तो वो स्कूल में खड़ी थी और खुद डायरेक्टर की सीट पे बैठा हुआ था। तो मैं गाड़ी के बारे में तो बाद में बात करते, बेच क्यों रहे हो? तो पता चला कि उसका स्कूल चलाने की ही लाले पड़े हुए थे, तनख्वाह नहीं निकाल पा रहा था। मैंने उससे पूछा, यार आपकी तो फीस बंधी हुई है ना, बच्चे नहीं आ रहे तो क्या हुआ? आप तो फीस उनसे चार्ज करेंगे, यानी रेवेन्यू चल रहा है।
लेकिन पेरेंट्स ने फीस देना बंद कर दी थी। कमा भी पा रहे हो, बोला अभी बच्चा वैसे भी कौन सा स्कूल जा रहा है, जब जाएगा ना बात कर लेंगे। तो हम यही करते हैं कि पाइल अप कर दो पानी का बिल, जब फ्लैट बेचना होगा ना तो वासा वालों से डिस्काउंट लेके एक साथ कर लेंगे। देना नहीं अभी, भले जमा होता रहा, वैसे भी मुझे क्या है, बच्चा वैसे भी घर में बैठा हुआ है, अब स्कूल वाले कुछ कर भी नहीं पा रहे। प्रॉफिट नहीं रुका था, लिक्विडिटी रुक गई थी, पैसे आना बंद हो गए थे, और स्टाफ को सैलरीज तो देनी है। फिर बहुत सारे स्कूल्स ने उनकी कटौतियां की, उनके दिन काटना शुरू कर दिए, कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दी। कुछ स्कूल्स ने कहा यार इनका हक है, हम इनको देते रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि रिजल्ट्स आने का टाइम आ गया था, कोविड के बीच में रिजल्ट का टाइम हो गया था, हम आपके बच्चे को प्रमोट करेंगे नेक्स्ट स्कूल में, आप रिजल्ट लेने आए, लेकिन रिजल्ट लेने आओगे तो पहले फीस देना। तो वो रिजल्ट ही नहीं लेने आ रहे पेरेंट्स। बोला अभी क्या कर रहा है, वैसे घर में बैठा हुआ है, क्योंकि लाइफ मीनिंगलेस लग रही थी ना कोविड में, घर में बैठे हैं, करने को कुछ नहीं है। तो स्कूल्स की प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई, रेवेन्यू चल रहा है, एक्सपेंसेस चल रहे हैं, लिक्विडिटी रुक गई है। आपने कभी भी किसी कंपनी की जब परफॉर्मेंस उठानी है ना, तो आपने उसको दोनों हिस्सों में तोड़ के बताना है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और लिक्विडिटी कैसी है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत आला, खर्चे कम कर दिए पिछले साल के मुकाबले में, रेवेन्यू बढ़ा दिया, कोई नई स्ट्रेटजी रखी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेनिफिट लिया, प्राइस को कम करके वॉल्यूम को शूट अप कर दिया, क्या बेहतरीन स्ट्रेटजी चल गई, क्या तो मार्केटिंग कैंपेन चलाई है, सुभान अल्लाह, प्रॉफिट अंत हो गया। लेकिन जब लिक्विडिटी की तरफ आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि कंपनी फंसी हुई है। लिक्विडिटी हम मेजर कैसे करेंगे? बाय मींस ऑफ वर्किंग कैपिटल। हाउ डू वी मेजर वर्किंग कैपिटल? इट्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? राइट, इन्वेंट्री, कैश और बैंक एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर चीज बेची लेकिन कस्टमर ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरी लिक्विडिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं कहूँगा पैसे जल्दी दो तो मैं आगे पेमेंट करनी है। अगर कस्टमर कहता है कि क्या जल्दी है भाई, पूरी दुनिया 2-2 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रही है, तुम एक दिन सामान भेजते हो दूसरे दिन फ़ोन करते हो, हम भी डरेंगे कि यार कस्टमर भाग ना जाए, ज़्यादा उनको भी प्रेस नहीं कर सकते। लेकिन आपने इनसे टाइम पे पैसे निकालने। इन्वेंट्री, अगर आपने स्टॉक पाइल अप कर दिया, गोडाउन भर दिए, तो गोडाउन में इन्वेंट्री पड़ी है और इन्वेंट्री पैसों की है, तो पैसा फंसा हुआ है एक्चुअली। इन्वेंट्री निकले तो पैसा आए। और बैंक बैलेंस, करंट अकाउंट में कैश रख के, करंट अकाउंट में पैसे रख के क्या कमाते हो? कुछ भी नहीं। तो दैट इज होल्डिंग कॉस्ट ऑफ मनी। करंट अकाउंट में अगर हमने पैसे रख दिए तो कमाएंगे तो कुछ भी नहीं, मे भी उल्टा बैंक चार्जेस लग जाए। और इन सब को सपोर्ट करते हैं यूजुअली बाय मींस ऑफ ट्रेड पेएबल्स। लेकिन सप्लायर को उधारी ज्यादा से ज्यादा किस चीज की करोगे? रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल को अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपने लेबर के वेजेस वो तो आपने पे करने, वो तो सप्लायर नहीं पे करेगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स वो तो आपने पे करने, वो तो सप्लायर नहीं पे करेगा। यू इन्वेंट्री में पैसे फंसे अगर 80 लाख रुपए और रॉ मटेरियल हो 30 लाख रुपए का, तो सप्लायर खींच के 30 लाख रुपए ही फाइनेंस कर सकता है ना, बाकी 50 लाख तो आपको अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। फिर अगर मैंने बेच दिया तो कस्टमर 45 दिन के बाद पैसे देगा, वो पैसे फंस गए। यूं अगर आपकी पैसों की रोटेशन चली तो ठीक, फंसी तो बुरा वक्त आ जाएगा। तो कंपनी ने लिक्विडिटी को मे भी बहुत अच्छा मैनेज किया हो। मे बी कैसे मैनेज किया हो? लेट्स से इस साल कंपनी ने डिविडेंड्स नहीं दिए,
कैसे पता चलेगा? रिटेन अर्निंग से पता चलेगा कि रिटेन अर्निंग्स में जब मैंने साल का प्रॉफिट जोड़ा तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स आ गई। डिविडेंड जो दिया है या तो दिया ही नहीं है तो पिछले साल से कम दिया है, तो हम बोलेंगे ठीक है, मैनेज कर गया। ऐसे केस में कैश को मैनेज करने के लिए बिजनेस ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और वो स्टेप से अच्छा इंपैक्ट आया या बुरा इंपैक्ट आया, आपने इस चीज पे कमेंट करना है। अब अल्टीमेटली हमने कंपनी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करना होता है। एज अ सेट, इंटरप्रिटेशन का मकसद ये है कि आपने उसको डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करना है। जिस तरह आपसे किसी शख्स के बारे में कोई पूछे कि यार ये बंदा कैसा है, तो आप मे बी उससे पूछे कि आप किस हवाले से पूछ रहे हैं। अगर आप बिजनेस डीलिंग के हवाले से, पैसे देने के हवाले से, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के हवाले से पूछ रहे हैं, तो मे बी कोई बंदा पैसों के मामले में थोड़ा लूज हो, वो अक्सर पैसे उधार लेता है फिर भूल जाता है, देना भूल जाता है, या उसे मांगने पड़ते हैं, वो टाइम पे नहीं देता, जब भी कमिटमेंट करता है फिर जाता है। अगर आप उससे एथिकली पूछ रहे हो तो बंदा इखलाकी तौर पे बहुत अच्छा है, किसी का ऐसे हक नहीं खाता, कभी वो ऐसा नहीं होगा कि आपकी अमानत हो उसमें खयानत करे, मिसाल, वो उस हिसाब से ऐसा नहीं है। अगर आप सोशल के हिसाब से पूछ रहे हो तो भाई बड़ा सोशल है, कभी भी रात को 2:30 बजे भी, मिडनाइट में भी आपको तकलीफ होगी ना, वो दाएं बाएं नहीं देखेगा, पहले आपकी हेल्प के लिए पहुंच जाएगा। अगर आप पीआर के हवाले से पूछ रहे हो तो यार उसका उठना बैठना है काफी लोगों से और ओब्लाइज करता है। आप ये बताओ कि आप किस हवाले से पूछना चाह रहे हो। अगर आप पूछना चाह रहे हो कि वो मेडिकली कैसा है, वो फिट है या नहीं है, बिल्कुल वीक है या लड़ने जैसा है या नहीं है, तो डिपेंड्स कि आप किस हवाले से पूछना चाहते हो। तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी पर्सपेक्टिव में हेल्थ वाइज, मैं उसको कह दूं बहुत फिट है, आप उसको कितना भी रफ टफ पहाड़ों पे लेके जाओगे ना सर्दियों में, इसको कुछ नहीं होगा, ये ऐसे वो कट मार के वॉमिट नहीं करेगा, ये तगड़ा पक्का बंदा है। या इमोशंस में ये सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, बैठे बैठे इसको अम्मी याद आ जाती है, रोने पड़ जाता है, तो इसको ज्यादा लंबी ट्रिप पे नहीं लेके जाना। अगर घुमाने जा रहे हो तो इंश्योर करना कि 4-5 दिन या ऐसा हो जहां पे वीडियो कॉल और कॉल हो कि अपनी अम्मी से बात करता रहे, नहीं तो रोता बहुत है। तो डिपेंड करता ना आप किस हवाले से पूछना चाह रहे हो। तो कुछ पर्सपेक्टिव्स में वो बहुत अच्छा हो सकता है और कुछ पर्सपेक्टिव्स में मे बी वो सेंसिटिव हो या इतना आउट परफॉर्म ना करता। सेम गोज विद कंपनी। अगर आप एक कंपनी की को इवैल्यूएट करते हैं तो एक हम इवैल्यूएट करते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये कहना कि प्रॉफिट अच्छा है या कम है या लॉस में है या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है, इसके लिए पहला तो आप देखो कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। और मेरा स्कोप लिमिटेड है, अगर आपने मुझे पिछले साल की परफॉर्मेंस और इस साल की परफॉर्मेंस दी है तो मैं दिल खोल के इसी पे बात करूंगा। फिर ये ना बोलना अच्छा इसके बारे में कौन सोचेगा, कॉम्पिटिटर का तो देखा नहीं। तो हम अपने एग्जामिनर को आंसर करते वक्त पूरी इंफॉर्मेशन दाग देंगे रिगार्डिंग व्हाट यू हैव गिवन मी। फिर आखिर में एक थोड़ा रेफरेंस दे दूंगा कि यार अगर कॉम्पिटिटर का या इंडस्ट्री का बताते तो चीज बेहतर हो सकती थी। हाँ, कंक्लूजन में या जब मैं प्रॉफिटेबिलिटी को वाइंड अप कर रहा हूं बोलने, तो उस टाइम पे एक छोटा सा एक बार बोल दूंगा, लेकिन बार बार ये ताने देना, हाँ, तो वो बोलेगा यार समझ में इसको कुछ आ रहा नहीं, बार बार एक ही बात किए जा रहा है, आंगन टेढ़ा है। हाँ, नाचने खुद को नहीं आता, बोला आंगन टेढ़ा है। कुछ लोग होते ना वो क्रिकेट खेलने नहीं आती, बोला और बैट से ही नहीं है, तो पिच में तो मजा नहीं है पिच। हाँ, बैट में हवा बहुत है आज, बॉल शटल रुक ही नहीं रही, उड़ रही है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी में हम मुख्तलिफ एरियाज देखते हैं। आपने कुछ रेशोस देखे हुए हैं, मैं रेशोस को दोहराऊंगा नहीं। एक आपने देखा है जीपी मार्जिन, जिसको हम देखते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30% है तो बाकी 70% क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल। ये देखना कि पिछले साल के मुकाबले में सेल्स तो ज्यादा है, सेल्स ज्यादा होने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में, अगर आप रिलेटिव टर्म्स में देखेंगे, परसेंटेज में देखेंगे,
तो बेटा कंपनी ने उतना प्रॉफिट नहीं कमाया जितना पिछले साल कमाया था। पिछले साल जीपी 30% था, इस साल जीपी देखोगे 27% है, 25% है, 22% है। अब आपने इसके ऊपर अपनी एनालिसिस देनी है, कैसा क्यों हुआ है, आपको क्या लगता है? इवैल्यूएशन के लिए कुछ अंदाजे लगाने हैं। आपने अंदाजा लगाया कि पॉसिबल है कि कंपनी ने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए वॉल्यूम बढ़ा दिया हो, तो प्राइसेस को कम करके अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं तो नेट इफेक्ट सेल्स प्राइसेस पे तो सेल्स रेवेन्यू पे तो पॉजिटिव आया, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ गई। तो डिस्काउंट देके अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूं तो पहले एक यूनिट पे जितना मैं जीपी कमाता था अब मैं उतना जीपी नहीं कमा रहा। ठीक है, तो अगर आप ये चीजें प्रूव कर सकते हैं बाद में कभी भी आपको ऐसा ना था, देखिए इन्वेंट्री को देख के मैं बता रहा हूं, देखिए इसने वॉल्यूम बढ़ाया है। तो वेरिएंसेस जिस तरीके से हम बचपन में निकालते थे ना कि हर फेवरेबल वेरिएंस अच्छा नहीं होता और हर एडवर्स वेरिएंस बुरा नहीं होता, हम उसके पीछे अपनी इवैल्यूएशन करते हैं। दूसरा, सेल्स रिटर्न की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा? आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तो बढ़ जाएगी ना। जब कोई चीज वापस आ गई तो सेल्स में तो कम होगी ही होगी, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी बढ़ जाएगी, तो नेट इफेक्ट तो कोई नहीं आना चाहिए। फिर आप आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे। अगर जीपी मार्जिन 30% था, बहुत आला, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आते आते सिर्फ 10% का रह गया, तो 20% जो रेवेन्यू का अमाउंट है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन कॉस्ट खा गई। ये पता लगाना जरूरी है कि इज इट नॉर्मल? अगर हां तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर पता चलता है कि नहीं इस साल कुछ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशंस हुई हैं, इस साल कुछ इंपेयरमेंट्स हुई हैं, इस साल बैड डेट्स कुछ ज्यादा हो गए हैं जो कि हमने एडमिन कॉस्ट में या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चार्ज किए हैं, तो हम इस सब को देखते हुए फ्यूचर देखेंगे कि क्या आगे जाके ये ठीक हो जाएगा या ये मसला सस्टेन करेगा। अगर हमें लगता है वन ऑफ है, ये साल इकोनॉमिकली पुअर सा रहा है, प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन डाउन हुई है, या फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस हो गए हैं कंपनी को, जिसकी वजह से उसका हेल्दी जीपी मार्जिन बिल्कुल ही पुअर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको लगता है कि बेटा अब तो ऐसा ही होगा, तो यानी कंपनी के हवाले से कोई आप पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये टेम्पररी है, ये वन ऑफ है, अगले साल से ठीक हो जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली उस पर कमेंट करेंगे। देन आप आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद हमने इंटरेस्ट यानी फाइनेंस कॉस्ट भी माइनस की, या गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम बीच में कमेंट कर सकते हैं कि फाइनेंस कॉस्ट इस साल पिछले सालों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, बिकॉज काइबोर भी तो 17% हो गया। तो क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है और इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, या आपको पता चलता है कि कंपनी ने लोन्स बहुत ज्यादा ले लिए हैं इस साल की शुरुआत में, जिसकी वजह से उसकी फाइनेंस कॉस्ट एकदम से शूट अप कर गई है, तो वील फोकस ऑन दैट। आपने क्या करना है, एक परफॉर्मेंस को देखा और उसके पीछे आपने उसका पॉसिबल रीजन, कॉज बताया कि ये हो सकता है। टैक्स अगर पिछले साल भी 30% था, इस साल भी 30% है, तो कोई बात करने की चीज नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी रेवेन्यू अगर पिछले साल और इस साल के मुकाबले में सेम है, तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। बेयर इन माइंड कि अगर आपने एग्जामिनर को कुछ ऑब्वियस पॉइंट्स भी बता दिए ना, एग्जामिनर वुड अप्रिशिएट दिस। वो आपको कभी भी क्रिकेट का वसीम अकरम नहीं समझेगा कि आप कोई टेक्निकल कमेंट्री करें कि उसको खुद ही समझ में नहीं है कि बोल क्या रहा है। आप एक रीजनेबल कमेंट्री करेंगे जो वो समझेगा कि भाई इसने कुछ बुनियादी पॉइंट्स को देखा हुआ है। अक्सर स्टूडेंट्स ये अज्यूम करते हैं कि शायद मेरा जो बेंचमार्क है वो बहुत हाई है। देखो, अगर गेम पे भेजने से पहले मैं आपको बोलूँ सामने वाला प्लेयर है बड़ा खतरनाक, तो आधा गेम तो आप वहीं हार जाते हो। जब आपने ये मान लिया, अक्सर एटीट्यूड होता है, सामने वाला अगर जिस तरीके से सिर्फ एंट्री मारता है या जिस तरीके से बैट घुमाता है या जिस तरीके से बॉल को देख रहा होता है ना, सामने वाला प्लेयर देखते हो बड़ा खतरनाक लग रहा है। अगर आपने ये सोच लिया ना कि खतरनाक लग रहा है, तो ये हार तो आपने वहीं तस्लीम कर लिया।
अगर आपने ये सोचा कि एग्जामिनर मुझसे टू मच एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इंटरप्रिटेशन से के मार्क्स तो आप वैसे ही फॉरगो कर चुके हो। लेकिन मैं दोहराता हूं, एग्जामिनर आपको एग्जामिनर नहीं समझ रहा, आप बच्चे हो उसके सामने। जहां बाकी सवालों में वो आपको बेसिक लेवल पे टेस्टिंग करता है ना, बहुत खतरनाक सवाल कभी आपने F7 में देखे कि आपको समझ ही नहीं आए कर कैसे रहा है। आप थोड़ी भी कैलकुलेशन देखोगे, थोड़ा आंसर देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा 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 मैं ये चीज गलत समझ रहा था, ये ऐसी ही थी। वैसे ही रेशियोज भी उतने ही लेवल के हैं। आपका ये समझ लेना कि रेशियोज बहुत कोई हार्ड आएंगे तो बेसिकली आप एग्जाम में जाने से पहले ही गेम हार चुके हो। यस जी, ठीक है, कंसोलिडेटेड बनाने की। हाँ राइट, बिल्कुल आएगी। हाँ आप खुद बताओगे ना। देखिए अगर हमने सब्सिडरी को रीवैल्यू ना किया तो गुडविल कैसे पता चलेगी? व्हाट इज गुडविल? इट इज द एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन ओवर द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अगर पेरेंट ने फेयर वैल्यू के पैसे दे दिए तो वो गुडविल थोड़ी है। हाँ राइट, हाँ यही चीज जो मैं कह रहा था कि सामने वाला प्लेयर ना बड़ा खतरनाक है, बॉलर ना बड़ा खतरनाक है, ये टीम ना बड़ी डेंजरस है। ये आप जब एग्जामिनर के आंसर्स देखते हैं या किट के लिखे हुए आंसर्स देखते हैं तो आप कहीं अपने आप को भी उस लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग। कभी भी आपने उस लेवल के आंसर्स लिखने भी नहीं है और ना ही आप लिख सकते हैं। भाई वो पहली बात तो एग्जामिनर है। अगर मेरा लिखा हुआ आंसर ही मैं आपको कहूंगे ऐसा लिखना तो भी आप कहेंगे सर आप तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, आप तो सारी जिंदगी F7 को दे दी, आप जैसा आंसर हम कहां लिख सकेंगे? फिर मेरी क्या मजाल है उनके सामने जो बीपीपी और कैपलान में लिख रहे हैं, और उनकी क्या मजाल है उसके सामने जो एसीसी का एग्जामिनर बन के बैठा हुआ है। और आप ना टीचर के लेवल पे ना कैपलान के लेवल पे, आप सीधा एग्जामिनर के लेवल पे जाना चाह रहे हैं। वो बेस्ट आंसर है, वो बेस्ट आंसर है जो कि स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। लेकिन मार्कर को ज्यादा आंसर लिख के दिया जाता है कि स्टूडेंट इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स लिखे ना मार्क कर देना, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स मैच कर जाए ना उसको मार्क्स दे देना, और वो मैदान थोड़ा खुला छोड़ेगा। हाँ हाँ राइट, कुछ भी देखो डे 1 से व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग कि बी लॉजिकल। आपने सिर्फ उन चीजों के पीछे मैकेनिज्म समझ लेना है कि क्यों हो रही है चीजें। जब आपको क्यों का पता है तो आप जैसा भी आंसर देंगे, ये क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सप्लेन करने की या डिस्क्राइब करने की या आपके वर्डिंग्स में है, वहां पे आप किसी स्टैंडर्ड को रेफर नहीं कर सकते कि एज पर स्टैंडर्ड। वो बोला उसको छोड़ो, मैं स्टैंडर्ड की तो बात ही नहीं करा कि IFRS 3 क्या कहता है। मैं ये कहता हूं कि क्यों कहता है, रीवैल्यू क्यों करवाता है सब्सिडरी के नेट एसेट्स को। तो जिस पे आपने कह दिया कि क्योंकि पेरेंट जो कंसिडरेशन पे कर रहा है उसमें गुडविल भी है और सब्सिडरी के फेयर वैल्यू गेन्स भी है, तो अगर हमने उसको रीवैल्यू ना किया तो पूरा का पूरा अमाउंट गुडविल में चला जाएगा। इस वजह से IFRS 3 रिक्वायर करता है कि आप उसको रीवैल्यू करें लाइक दिस। एक रीजनेबल आंसर, वो एग्जामिनर यहां से समझ जाएगा कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है। कुछ बच्चे सिर्फ जो नंबर्स का गेम खेल के आ जाते हैं ना, तो वो इस सवाल को तो छोड़ के जाएंगे, बोला पता नहीं क्या बताना है। तो बेयर इन माइंड, एक तो आपको खेलने के लिए मैदान देगा, वो एक्सपेंसिव शॉट्स नहीं खेलेगा कि आप बिल्कुल ही फेस ना कर सको, और इंफॉर्मेशन थोड़ी खोल खोल के देगा कि आपको कुछ चीजें पकड़ में आए, लूप होल्स कि मैं यहां भी बात कर सकता हूं यहां भी बात कर सकता हूं। लेकिन आप जब भी एग्जामिनर बनने की कोशिश करोगे ना, एज आई सेड कि गेम हम वहीं हार चुके होते हैं जब हमें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा और बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन देने, बहुत एक्सीलेंट ग्रामर लिखनी है, बहुत बेहतरीन अंग्रेजी लिखनी है, हम वहीं हार जाते हैं। बेसिक, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। एक इसमें रेशो हम कैलकुलेट करते हैं
जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ये आप प्रॉफिट और लॉस का कोई भी आइटम से कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय सेल्स, एडमिन कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, फाइनेंस कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। हम ये देखेंगे कि हमने जो कमाया सेल्स, वो कौन सा खर्चा कितना कितना फीसद खा गया, कि रेवेन्यू का कितना परसेंटेज कॉस्ट ऑफ सेल में चला गया, बाकी जीपी, कितना फीसद एडमिन खा गया, कितना फीसद डिस्ट्रीब्यूशन खा गया। अगर कि ये पिछले साल के मुकाबले में सही है, इतने ही है, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई खर्चा आप एबनॉर्मली इंक्रीज्ड फेस कर रहे हो कि इतना ज्यादा है, तो आप उस पर रुकोगे कि ये क्यों बढ़ा है। अगर कि वो बढ़ा है किसी वन ऑफ इवेंट की वजह से, जैसा कि मैंने कहा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशंस हो गई, इंपेयरमेंट लॉसेस हो गए, तो हम बात करेंगे कि इसकी वजह से है, कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है कि कंपनी ने अपने खर्चे नहीं बढ़ा दिए, लेकिन कोई ऐसा लॉस था जो एडमिन कॉस्ट में गया है, उस वजह से एडमिन कॉस्ट बढ़ गए। अगर इसको हटा के बात करूं तो एडमिन कॉस्ट तकरीबन उतनी ही है जितनी पिछले साल थी। कभी आता ना भाई मिनिस्टर्स ने देखा 10-10 मर्सिडीज मंगवा ली, मुल्क डूब रहा है, इनको मर्सिडीज चाहिए। तनख्वाह में देखा 2-2% 3-3% इजाफा कर दिया। तो बोले कहां से सुन रहे बातें। अगर मिनिस्टर्स वाकई में ऐसा करें कि असेंबली के मिनिस्टर्स की सैलरीज को अगर वो वाकई में 3-3 गुना 4-4 गुना बढ़ा दें, तो हम उस पर सोचेंगे। लेकिन अगर खर्चा बढ़ाया नहीं है, हमारे सीनियर स्टाफ या एम्प्लॉयज की सैलरीज अगर उतनी ही है, थोड़ी बढ़ी है जितना इंक्रीमेंट होता है, लेकिन इस साल ये डबल या बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ सिर्फ उस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से, उस एफईटीपीएल की वजह से दिख रहा है, तो इतने ज्यादा अलार्मिंग, इतना ज्यादा कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सब हो गए सेल्स पे। इसके अलावा हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज पिबिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? इट इज इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है कंपनी के अंदर, उस पर हम कितना रिटर्न कमा रहे हैं। दिस कुड बी रिकंसाइल्ड विद द फाइनेंस कॉस्ट, कि हमने जो लोन लिया हुआ है वो कितने % पे लिया हुआ है, और जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां से हम कितना कमा रहे हैं। इफ यू आर जनरेटिंग मोर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यू आर ऑपरेटिंग एट प्रॉफिट। लेकिन अगर आपकी फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा है और आपका जीपी मार्जिन या एनपी मार्जिन कम है या आरओसीई कम है, तो बोलेंगे क्या है। इसके अलावा हम एक कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसमें हम सिर्फ शेयर होल्डर्स का देखेंगे। इसमें हम रखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। इसमें हम रखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर कैपिटल प्रीमियम एंड रिजर्व्स। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिल्कुल नेट। जब डिनोमिनेटर में सोर्स मौजूद होगा तो न्यूमरेटर में उसकी कॉस्ट मौजूद होगी। अगर डिनोमिनेटर में लायबिलिटी होगी तो न्यूमरेटर में लायबिलिटी की कॉस्ट रहने देंगे, निकालेंगे नहीं। जिस तरह आरओसीई, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। जब लायबिलिटीज डिनोमिनेटर में मौजूद है तो उसकी फाइनेंस कॉस्ट न्यूमरेटर में रहने देंगे, लेकिन जब लायबिलिटी हमने हटा दी तो लायबिलिटी की कॉस्ट भी हटा देंगे। सही। Liquidity, we just said it is the ability to meet the current obligations, and we have heard कि profitability के बगैर जहां चल जाएगा। मैं तारीफ नहीं कर रहा इसकी। अगर कंपनी ने पुअर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, कॉम्पिटिटर्स, इंडस्ट्री, तो आप उसको कर्ज जरूर करेंगे। लेकिन एक रूल याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ते हुए ना कुछ फिशी पकड़ लेता है कि यार हालात बुरे हैं कंपनी के। अब वो पूरा जहन बना लेता है और सारी परफॉर्मेंस में बोलता रहता है कि बेकार, मर जाएगी, डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे हालत में भी जो कुछ पॉजिटिव नजर आए ना, भले आप उसकी तारीफ कर दो।
अगर आपने देखा कि एडमिन कॉस्ट को उन्होंने संभाल लिया है, फाइनेंस कॉस्ट कम कर दिए हैं, ऐसे बुरे हालात में जहां इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे, कंपनी ने मजीद शेयर्स इशू करके लायबिलिटीज पे कर दी। बोला वाह क्या बात है, तारीफ कर देना। अगर आप सिर्फ क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज, और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को जब कहीं भी झोल पकड़ में आ गया ना, तो वो कहता है बस बस एग्जामिनर ने छुपाया ही ये था। ऐसा नहीं है, और भी चीजें हैं, एक एक करके देखते चलो। ना थ्रू आउट पॉजिटिव हो जाना है, ना थ्रू आउट नेगेटिव हो जाना है। तो जहां पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव बोलेंगे, जहां नेगेटिव है उसको नेगेटिव बोलेंगे, और अगर आपको कुछ और एंगल दिखानी है तो आप वो एंगल भी बोलेंगे कि वहां से देख के ज्यादा पता चलेगा। सिंपल। लिक्विडिटी में एक हम कैलकुलेट करते हैं करंट रेशियो। हाउ डू वी कैलकुलेट करंट रेशियो? इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर करंट एसेट्स आर ग्रेटर देन करंट लायबिलिटीज, इसमें दो बातें आती हैं। अगेन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, बात को समझिएगा। अगर मिलियन रुपीज से या मिलियन डॉलर्स की करंट एसेट्स है एंड $500,000 की करंट लायबिलिटीज है, तो करंट रेशियो क्या आएगा? 2:1। मिलियन एंड 5 लाख, 2:1। ये आइडियल है। ये आइडियल है। वैसे इंडस्ट्री एवरेज देखना चाहिए, लेकिन जनरली माना जाता है कि आइडियल है, ये बेस्ट है। बिकॉज मैंने सप्लायर को पैसे देने हैं, ये तय है। मेरी इन्वेंट्री बिकेगी, उसमें से मुझे पैसे मिलेंगे, स्लो है। मैंने कस्टमर्स के पास पैसे हैं, वो मुझे देंगे, मैं तुम्हें दूंगा, डाउट है। लिहाजा सेफ खेलो। आने के 2, जाने का 1। वैसे 1:1 भी रख सकता हूं ना, कि भाई मेरी इन्वेंट्री बिकेगी, दे रहा हूं, मेरा रिसीवेबल पैसे दे रहा हूं, लेकिन आपने देने ही, ये तय है, आपको आएंगे, इसमें डाउट है। तो हम सेफ खेलते हैं, हम 2:1 रखते हैं। अगर रिसीवेबल भी देगा, इन्वेंट्री बिकेगी, तो ये पैसे आने वाले हैं, मैं आपको दूंगा। ये आ गया हमारा करंट रेशियो। अगर करंट एसेट्स हो 25 लाख, 2.5 मिलियन, एंड करंट लायबिलिटीज हो 0.5 मिलियन, 5 लाख, तो कैसा? 5:1। 25 लाख के करंट एसेट्स है और 5 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज है। क्यों? अब हमने फिर 2 बातें करनी है। कैसा? कि लिक्विडिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका गलत असर पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पैसे टाई अप कर दिए हैं इन योर इन्वेंट्री, विद योर रिसीवेबल्स। अब यस, कि आपके पास फजूल में बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है एंड यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। लेकिन ये आपने कर दी सरसरी बात। थोड़ा और ड्रिल डाउन करते हैं। आपने क्या कर दिया, फिर इसके बेसिस पे रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड चेक किया और वाकई में देखा कि रिसीवेबल्स को क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है 30 दिन का, और ये पता नहीं किसका माल समझ के बैठे हैं, 60 दिन हो गए पैसे नहीं दे रहे। तो दिस इज वेरी स्लो। आपका क्रेडिट कंट्रोल कर क्या रहा है? महीने का क्रेडिट पीरियड और 2.5 महीने की उधार खींचो। आपने जो पहले बात की थी ना कि ओवर कैपिटलाइज्ड है, बहुत ज्यादा करंट एसेट्स में पैसे फंसाए हैं, तो यहां से पकड़ा गया कि कौन से एसेट में पैसे फंसाए हुए हैं। लेकिन अगर आपका रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड उतना ही है जितना होना चाहिए, कोई 19-20 है, तो मैं बोलूंगा आप तो गलत बात कर रहे थे। हमने देखो दूसरी चीज बताता हूं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, ये देखने के लिए कि कितने दिनों की सेल की इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद है। अगर पता चला कि इंडस्ट्री में नॉर्मली 30 दिन का या 15 दिनों का स्टॉक रखा जाता है और हमने पकड़ा हुआ है 60 दिनों का स्टॉक, तो कोई पूछेगा खैरियत तो है, इतना स्टॉक क्या भागे जा रहे हो? दिस इज टू मच। यहां से हम अंदाजा लगाएंगे। उसके अलावा हम अंदाजा लगाएंगे पेएबल्स, पेमेंट पीरियड। हाँ, एसेट्स ठीक है,
लेकिन आप पता नहीं सप्लायर से क्या लेना देना है, आप तो जैसे कैश पे किए जा रहे हो, 5 दिन का, 10 दिन का, 8 दिन का पेएबल। भाई जब क्रेडिट पीरियड बाकी दुनिया को मिलता है, आप भी लो ना। तो पेएबल कम होना अच्छी बात नहीं है और एसेट्स बहुत ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 2:1 अच्छा है तो 5:1 और भी अच्छा है। पेएबल पे तो इंटरेस्ट वैसे ही नहीं होता। पेएबल को हम पढ़ते हैं एज इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस, मुफ्ता लोन है ये। अगर बैंक से पैसे लेके सप्लायर को दे दिए ना तो बैंक मार्कअप चार्ज करेगी। अगर सप्लायर को बोला सब्र करो भाग रही हूं क्या, तो इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। तो बेहतर क्या है, बैंक से पैसे लेके सप्लायर को देना है, सप्लायर को इंतजार करवाना। दो, दिस हैज गॉट नॉन फाइनेंशियल इंपैक्ट्स। अगर क्रेडिबिलिटी खराब होती है, वो सप्लाईज रोक देता है, वो ट्रेड करना बंद कर देता है आपके साथ, ये कंसिक्वेंसेस भी जेर गौर रखेंगे। इतना गंदी नहीं करनी, लेकिन जितना एटलीस्ट उसने क्रेडिट पीरियड दिया है। रिमेंबर, इफ सप्लायर अलाउज यू 30 days टू पे, नेवर पे बिफोर डे 30। भाई जब एग्जाम एंट्री के लिए अभी दिन पड़े हैं तो जल्दी एग्जाम एंट्री नहीं कर लेना। नॉन फाइनेंशियल इंपैक्ट है ना, कोलकाता जाना पड़ जाएगा। तो वहां सिंस दिस वाज नॉट अ बिजनेस डील जिसकी वजह से हम डिले कर रहे थे। अगर आप पैसे पाउंड रख के कहीं से कमा रहे थे या आपको लगना था कि पाउंड नीचे आने वाला है, अगर उसके इंतजार में थे तो चलो एक सेंसिबल बात हो सकती है। बिजनेसेस में दिस इज व्हाट हैपेंस कि पैसा पैसे को कमा रहा होता है। तो आप लोगों को अगर टाइम पे पैसा दे दोगे, लोग आपके पैसे रख के बैठे हो, तो मिसमैनेजमेंट है ना। कोशिश करो कि अगर उसने 30 दिन दिए ना तो 30वें दिन पे ही देना, 31 करना, 29 नहीं करना। आदतें खराब हो जाएंगी। दूसरा, मैं उसके पैसों पे पैसा घुमाता हूं। ये वर्किंग कैपिटल में पैसा इजी करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज ट्रेड इंटरेस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो आप एंजॉय करो, क्यों जल्दी पैसे दे रहे हो। अच्छा, अगर एक बिजनेस की इन्वेंट्री स्लो मूविंग है तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं एसेट टेस्ट या फिर क्विक रेशियो। ये उन बिजनेसेस के लिए किया जाता है जिसकी इन्वेंट्री लिक्विडेट होने में, कैश में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगा देगी। तो उसको हम कहते हैं बेटा तू रुक, हम बाकी सोर्सेस से देख लेते हैं। मिसाल, हम ROCE कैलकुलेट कर रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से समझ सकते हो कि आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में कुछ लायबिलिटीज ऐसी हो सकती हैं विच आर नॉट कैश। भाई अगर आपने बैंक से लोन लिया है, बॉन्ड इशू किए हैं, डिबेंचर्स इशू किए हैं, कन्वर्टेबल्स इशू किए हैं, तो आपको पैसे मिले हैं और पैसों पे पैसा कमाओ। जब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप शेयर होल्डर्स के पैसे पर और लायबिलिटीज के पैसे पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, तो मैं कोई रॉन्ग होप्स तो नहीं रख रहा। लेकिन अगर आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैश है, अगर आपकी लायबिलिटीज में है प्रोविजंस, पैसे हैं नहीं, ये कोई पैसे तो है नहीं, तो एक ऐसी लायबिलिटी जिससे मुझे पैसे मिले ही नहीं, क्या मैं उस पर भी रिटर्न कमा के दूं? कैसे कमा के दे सकता हूं? तो सेंसिबली आप अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं ROCE कैलकुलेट करते वक्त, या प्रोविजंस को हटा देते हैं ROCE कैलकुलेट करते वक्त, तो दिस वुड बी मोर सेंसिबल। बिकॉज आप बोल रहे हो कि प्रॉफिट जो कमाऊंगा वो उन पे कमाऊंगा जो पैसों में है। बाकी जो अकाउंटिंग लायबिलिटीज है, सिर्फ शो करने की लायबिलिटीज है, उनके ऊपर रिटर्न कहां से कमाएंगे? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट इज गियरिंग। गियरिंग में हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। चीजें कितनी अच्छी हैं, बुरी हैं, लेकिन रिस्क कितना है ये देखना बहुत जरूरी है। एक बिजनेस हो जो प्रॉफिट तो बहुत कमा के देगा, लेकिन है कर्जों में डूबा हुआ, तो किसी वक्त हमें भी ले डूबे, तो आप इतने लालच में आंखें बंद करके अंधे तो नहीं हो जाएंगे कि सिर्फ प्रॉफिट को देखे देखे कंपनी में पैसे लगा देंगे, क्योंकि आप तो शेयर होल्डर होंगे। देख खुलते के साथ ही आपको थोड़ी बुलाएंगे। हाँ,
पहले तो 2 और खाएंगे। तो ऐसे हालात अगर आप देखते हो तो ये भी तो देखो कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। जिस तरह पाकिस्तान के डेट की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का डेट कितने बिलियन डॉलर्स है, उसमें से दोस्त ममालिक का कितना है, उसमें से IMF का कितना है, वर्ल्ड बैंक का कितना है, और लोकल सर्कुलर डेट कितना है। अगर लोकल सर्कुलर डेट ज्यादा है तो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जैसा कि हमने कहा, लेकिन जो फॉरेन करेंसी लोन है ना उसको ज्यादा हम टाल नहीं सकते, वो मरवा देगा। तो या तो अब आपको हमें IMF की बातें माननी पड़ेंगी, सख्त शरायत है, आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और आपको अपना बजट के जो डेफिसिट है उसको एनी हाउ कर्टल करना ही करना है। अगर आपने मजीद डिले किया अब आपको कोई नहीं संभालेगा। तो IMF आपको डिफॉल्ट करने देगा ही नहीं, बशर्त कि आप IMF की बातें मानो। वैसे ही एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देखा जाएगा कि कंपनी के पास इक्विटी यानी अपना पैसा कितना है और लायबिलिटी यानी मार्केट का पैसा कितना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। इसको आप डेट टू इक्विटी रेशियो भी कह सकते हैं या डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी भी कर सकते हैं कि आपके पास टोटल जितने भी फॉरेन फंड्स हैं, बाहर के पैसे हैं, उसमें से अपने कितने हैं। अपनी इक्विटी जितनी ज्यादा उतना सेफ। लेकिन एक होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हमने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना होता है, एक होता है कॉस्ट ऑफ डेट जो हमने बॉन्ड होल्डर्स को, डेट होल्डर्स को रिटर्न देना होता है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी मोर एक्सपेंसिव? इक्विटी वाला, बिकॉज हु इज एट रिस्क? शेयर होल्डर्स। बैंक वाले को तो टेंशन नहीं है ना, बैंक को तो मैं पैसे दूंगा, मैं जीऊं या मरूं, मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं, आपको तो इंटरेस्ट देना ही देना है। जबकि शेयर होल्डर्स का डिविडेंड गारंटीड नहीं है। अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी ज्यादा है तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई होगा, और अगर आपकी गियरिंग ज्यादा है तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। ये इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है। लेकिन फाइनेंस या लोन डेट ज्यादा होना बिजनेस को डुबोने में अपना किरदार अदा करेगा, क्योंकि अगर मैं अपना पैसा लगा रखा है मैंने तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट ना दे सका तो वो एकदम से सू करेंगे और बिजनेस को बंद कर देंगे। इसलिए मुझे कोशिश करनी है कि अगर अपने पैसों पे काम करें, अपनी रिटेन अर्निंग्स पे काम करें, इक्विटी पे काम करें तो ज्यादा सेफ है। एक्सपेंसिव है लेकिन ज्यादा सेफ है। उसके अलावा इसमें एक चीज देखी जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अच्छी कि वेरिएबल कॉस्ट अच्छी? सेफ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएबल अच्छी, क्योंकि आप ज्यादा वॉल्यूम परफॉर्म करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, फिक्स्ड कॉस्ट गले में होती है। हाँ, कि आप वॉल्यूम अप करें या ना करें ये आपको देने ही देने होते हैं। लिहाजा अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट की मिकदार ज्यादा हुई तो लॉस करने के चांसेस ज्यादा होंगे। ब्रेक इवन उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जितनी ज्यादा ब्रेक इवन उतना मुश्किल हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हुई तो ब्रेक इवन जल्दी अचीव हो सकती है। लास्टली हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, कि जिन लोगों ने कंपनी में पैसे लगाए हैं, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कवर और डिविडेंड कवर, कि हम अपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से कितनी मर्तबा ये इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। ये कवर जितना ज्यादा होगा उतना सेफ। लेकिन अगर ये कवर बहुत कम है, 2 है या 3 है, तो इसका मकसद अब कंपनी में इतनी ताकत नहीं है कि वो ये इंटरेस्ट बार बार पे कर सके। डिविडेंड कवर भी इस तरीके से निकालेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय डिविडेंड, कि ऐसा डिविडेंड कंपनी अपने प्रॉफिट में से कितनी बार पे कर सकती है।
इसमें एक कैलकुलेट करते हैं हम ईपीएस, दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं पीई रेशो, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। उसके अलावा कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट यील्ड एंड डिविडेंड यील्ड। यील्ड का मकसद रिटर्न ऑन मार्केट वैल्यू, यील्ड का मकसद है रिटर्न ऑन मार्केट वैल्यू। तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ये परसेंटेजेस में कैलकुलेट किए जाते हैं। और देखा जाता है कि हमारी कंपनी ने इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से कैसा परफॉर्म किया है। हर लिहाज से अच्छा हो जरूरी नहीं, हर लिहाज से बुरा हो जरूरी नहीं, कहीं अच्छा कहीं बुरा, देयर में बी अ मिक्सचर। बोलेगा कभी भी ये सारे रेशियोज कैलकुलेट करने को तो कहेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली वो 1 मार्क पर रेशो या आधा मार्क पर रेशो कैलकुलेट करने के देता है। अगर कैलकुलेशन के मार्क्स देते तो हम बड़े मजे से वो मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आ गया 10-15 मार्क्स का, तो उसमें तकरीबन आधे क्वेश्चंस या आधे रेशियोज कैलकुलेशन के और आधे कमेंट्री के मार्क्स देगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। इसने आपको परफॉर्मेंस दी तो सही या स्टेटमेंट्स दी तो सही, आपने देखना है कि क्या वो स्टेटमेंट्स कंपैरेबल हैं भी या नहीं है। से फॉर इंस्टेंस सवाल में उसने डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी दे दिया। पिछले साल की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें 1 पेरेंट और 2 सब्सिडरीज हैं, और इस साल की जो स्टेटमेंट्स है उसमें 1 पेरेंट और 1 सब्सिडरी है। क्या अब आप बात कर सकते हो? कैसे एडजस्ट करोगे? अब या तो इस साल वाली में वो सब्सिडरी डाल के दो या तो पिछली वाले में से निकाल के दो, नहीं तो मैं कैसे बोलूं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल रेवेन्यू तो कम है। लेकिन ये तो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल तो 3 कंपनीज का रेवेन्यू था, ये तो 2 कंपनीज का रेवेन्यू है। फिर इस साल उस सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ करने पे या तो गेन ऑन डिस्पोजल हुआ होगा या तो लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ होगा, वो भी मेरी प्रॉफिट लॉस में आया हुआ होगा। जो पिछले साल एसेट्स थे वो 3 कंपनीज के थे, जो अब एसेट्स है वो 2 कंपनीज के हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कमेंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर अगर वो उस सब्सिडरी की अलग से इंफॉर्मेशन देता है कि उसका रेवेन्यू इतना है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल इतनी है, उसकी जीपी इतना है, तो हम क्या करेंगे, वो माइनस करके दिखाएंगे कि इसको हटा के कंपनी की परफॉर्मेंस क्या होती है, लास्ट ईयर क्या होगी। इस साल तो हम दिखा नहीं सकते, तो पिछले साल की स्टेटमेंट्स में जो उसका रेवेन्यू शामिल है वो कितना शामिल है, आप उसको हटा के फिर बात कर सकते हो। हाँ, अगर आप डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो प्रैक्टिकल नहीं बनेगा। लेट्स से उसके अलावा कोई नॉन रिकरिंग इवेंट्स हुए हैं, तो अगर मैं 2019 की स्टेटमेंट्स को 2020 की स्टेटमेंट से कंपेयर करूंगा, याद रखें 2020 कोविड वाला ईयर है, तो मैं बोलूंगा आप रहने दो, क्या पूछ रहे हो। तो 2019 एक अच्छा साल गुजरा होगा और 2020 लॉकडाउन वाला साल है, रिसेशन वाला साल है, तो ये तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। या अगर हुकूमत चेंज वाला साल है, अक्सर पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब भी नई हुकूमत आती है तो उसको स्ट्रिक्ट इकदाम लेने पड़ते हैं, और नतीजतन क्या होता है कि इन्फ्लेशन हाई हो जाती है, कायबोर हाई हो जाता है। अगर कि वो वाकई में एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं तो जिसका इंपैक्ट इन लॉन्ग टर्म आएगा, लेकिन अगर अभी नई हुकूमत आई है तो इसके पास जगह मौजूद है, स्पेस मौजूद है कि वो पिछली हुकूमत को गालियां देता हुआ महंगाई करता जाएगा। अगर अभी नहीं किया और लेट किया तो बोलेंगे जब गए थे तब तो सही थी, लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना मैं आते ही दिख रहा हूं तो कचरा है,
ये तो मुश्किल है चलाना, लिहाजा मैं धड़ 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 महंगाई करना शुरू कर दूं और पूरा बोलता जाओ कि उसने गंद कर दी, तो आप इस चीज को मार्जिन रखोगे। कभी भी जब आप कंपैरिजन करेंगे तो ये जो वन ऑफ इवेंट्स है ना, उसको आप साइड में रख के अगर बात करेंगे तो एक होती है परफॉर्मेंस एज रिपोर्टेड, जैसी मुझे ऐसे दिख रही है सामने जो मौजूद है, और एक होती है एडजस्टेड, जिसको हम कहते हैं अंडरलाइंग परफॉर्मेंस। अंडरलाइंग परफॉर्मेंस का मकसद कि जो वन ऑफ इवेंट्स है ना, से इस साल प्रॉपर्टीज डाउनवर्ड रीवैल्यू हो गई, जिसकी इंपेयरमेंट हमने एडमिन एक्सपेंस में चार्ज की है। कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमने अपना कोई लाइन ऑफ बिजनेस बंद कर दिया, स्टाफ को रिडंडेंट किया, उसकी रिडंडेंसी कॉस्ट इतनी आ गई, कंपनी के ऊपर कुछ ब्रीच ऑफ कोविड एसओपीस पेनल्टीज पड़ रही थी, उसके हमने प्रोविजंस बना दिए। तो ये साल बहुत ही बुरा गया, इंपेयरमेंट्स भी हुई, हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो भी डाउन आ गए, कोविड पॉलिसीज की वजह से, ब्रीच की वजह से प्रोविजंस भी बहुत ज्यादा लग गए। तो हम एक अच्छे साल को एक बुरे साल से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या अगला साल भी बुरा ही होगा? मे बी नो। अगर ये सस्टेनेबल मसले नहीं है तो अगले साल सब ठीक हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इनको कंपैरिजन बताते वक्त पहले देखेंगे कि भाई रेवेन्यू तो बेड़ा गर्क हो गया, यह है एज रिपोर्टेड, प्रॉफिट था लॉस हो गया तबाही हो गई, यह है एज रिपोर्टेड। फिर आपने कहा कि अगर इस लॉस में से हम रिडंडेंसी कॉस्ट, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजंस, एसओपी प्रोविजंस हटा के देखें, इंपेयरमेंट्स हटा के देखें, तो ये लॉस नहीं उल्टा प्रॉफिट है। तो हटा के क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूं कि फिर आगे क्या होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो ये नहीं होंगी ना, ये वन ऑफ इवेंट्स है, उसको हम कहते हैं अंडरलाइंग इवेंट्स। अब हमें मार्क्स गेन करने के लिए क्या करना है? सिर्फ एक ठहराव चाहिए, हबड़ धबड़ नहीं करनी। हमें क्या, जो चीज नजर आएगी ना बोलेंगे इसको जल्दी पकड़ो, जल्दी लिखो 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 लिखो, रिलैक्स। When you are talking about profitability, keep talking about profitability. Don't enter the discussions of liquidity now. If you are discussing liquidity, then keep discussing liquidity. Don't start talking about gearing then. और अवल तो ये सारे रेशियोज तो आपको बोलेंगे नहीं, कोई 5 से 6 रेशियोज कैलकुलेट करने को कहेगा। तो ये पूरे के पूरे 20 के 20 मार्क्स कमेंट्री के हैं ही नहीं कि आप अज्यूम करो कि मुझे 20 मार्क्स का लिखना है। 7-8 मार्क्स 10 मार्क्स का लिखवा दे, बड़ी बात है। तो पहला ए पार्ट गुडविल कैलकुलेट करने का, गेन लॉस और डिस्पोजल कैलकुलेट करने का, ऐसे अनाप शनाप दे देगा 5 मार्क्स का, फिर रेशियोज कैलकुलेट करवाएगा, फिर बोलेगा लिखो। तो आपने क्या करना है, एक चीज प्रॉफिटेबिलिटी पे बात कर रहा हूं, लिक्विडिटी पे बात कर रहा हूं, गियरिंग पे बात कर रहा हूं, एक एक करके एक एक करके खिचड़ी नहीं पका देनी, मिक्स नहीं कर देना चीजों को, और ये अज्यूम ना करो कि सामने कोई खतरनाक प्लेयर खड़ा है, ये चांस ही नहीं देगा, ये सर्विस में ही सारे पॉइंट्स दे जाएगा, नहीं होगा। एग्जामिनर है अपनी जगह पे, लेकिन आप पे वो हल्का हाथ रखेगा। लिक्विडिटी को डिस्कस करते वक्त हम यूज करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना होता कि कंपनी के पास शुरू में बैलेंस कितना था, आखिर में बैलेंस कितना है। अगर यही देखना था तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स देख लो। आप खुद याद करो, F3 में भी ऐसा होता था, ये जनरली भी आपको पता होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का आंसर आप पहले 2 सेकंड्स में भी बता सकते हो। यस, बीडी बैलेंस और सीडी बैलेंस में प्लस माइनस करोगे, या तो डेफिसिट आएगा, सरप्लस आएगा, तो फिर इतनी लंबी पंचायत किसकी है? हम पैसे के लिए ये देखना चाहते हैं या इसके सोर्स क्या है। पैसे अगर आ रहे हैं तो कहां से, जा रहे हैं तो कहां।
एक सोर्स होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज डे टू डे एक्टिविटीज. हमने कस्टमर से कितने पैसे कलेक्ट किए, सप्लायर्स को कितने पैसे दिए, एम्प्लॉयज को कितनी तनख्वाह दी, रेगुलर. अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही डेफिसिट है तो फिर घबराने की जरूरत है. यानी आपका बिजनेस काम नहीं कर पा रहा. जैसा कि निमरा ने स्टार्ट में कहा था कि हम अपने प्रॉफिट से ही अपनी लिक्विडिटी को सपोर्ट करेंगे ना, लेकिन प्रॉफिट हो तो. अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही मगरमच्छ बनी हुई है और वही उल्टा पैसे खाए जा रही है, मैं तो इसके आसरे पे था कि मैं कमाऊंगा और बिजनेस चलाऊंगा, लेकिन यही खाई जा रही है. अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लॉस है, लॉस इन सेंस डेफिसिट है, तो घबराने की जरूरत है और फिर देखना है कि इसको इंप्रूव कैसे करना है. अगर स्टार्टअप है, इनिशियल ईयर है और आपको रिजर्व था कि भाई शुरू के सालों में तो लॉस ही होगा, फेयर इनफ. लेकिन अगर आपका मेच्योर बिजनेस है, पुराना एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है और इतने सालों के बाद अब भी पैसे खा रहा है, तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा. फिर सवाल आएगा कि इस सिचुएशन को मुंह देने के लिए आपने क्या किया. दूसरी एक्टिविटी कौन सी होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. व्हाट डज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मीन? इससे पैसे आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? ये तो इन्वेस्टिंग है. राइट. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में bear one thing in mind that you are an investor. अगर मैं कोई नॉन करंट एसेट, टेंजिबल नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट, फाइनेंशियल एसेट खरीदूं, सब्सिडरी खरीदूं या बेचूं या उसमें से कोई रिटर्न आए, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, उसमें से डिविडेंड आ गया या वो शेयर्स मैंने बेच दिए, इन्वेस्टिंग. अगर मैंने किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे, उसमें मुझे इंटरेस्ट मिला या वो बॉन्ड्स मैंने सेल कर दिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. अगर कोई नॉन करंट एसेट खरीदा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, इन्वेस्टिंग. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैसा जाता भी है और पैसा आता भी है. इसमें से वैसे पैसा आना अच्छी बात है, बुरी बात है? ऑन वॉट? डिपेंड्स ऑन वॉट. अगर रिटर्न में आ रहा है तो अच्छी बात है. अगर इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, रेंट आ रहा है, तो अच्छी बात है. लेकिन अगर आप इंटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स बेच के पैसे कमा रहे हो, तो आप घर के बर्तन बेच के घर चला रहे हो. गवर्नमेंट अगर अपने इदारे बेचती जाए, पीटीसीएल बेच दे, पीआईए बेच दे, स्टील मिल बेच दे, मोटरवेज बेच दे और बोलेगे देखो बेहतरीन पैसा आ रहा है, कब तक आएगा? अगर आप हर चीज को प्राइवेटाइज करवाते जाओगे, रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर दो, कमाओगे कहां से? ये तो आपके सोर्सेज है. हाँ, सेंसिबल तब होता है जब आप लॉस कर रहे हो. मैंने आपको कुछ दिन पहले मिफ्ता इस्माइल की बात बता रही थी. वो कह रहा था कि पीआईए हमें लॉस कर रहा है, अगर हम इसको किसी प्राइवेट कंपनी को दे दें, वो उसको प्रॉफिट में लेके आएगा, 30% हमें कुछ ना किए हुए मिलेगा, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट है. तो जितना भी प्रॉफिट करेगी 30% का शेयर तो वैसे भी हमारा है. तो हम फजूल में एक कंपनी को चलाने की कोशिश करें और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कर रहे हैं, तो क्यों ना किसी प्राइवेट कंपनी को दे दें. लॉस भी हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि उसका हो जाएगा अगर लॉस हुआ तो, उल्टा प्रॉफिट हुआ तो हमें 30% मिलेगा.
लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बेच दें, बॉन्ड्स खरीदते बेच दिए, शेयर्स खरीदते बेच दिए, तो फिर आप बोलोगे यार अच्छी बात नहीं है। मे बी एक टेम्पररी सपोर्ट के लिए अगर डिफॉल्ट के केस में आ गए थे खुदा ना खास्ता और वहां पे आपने ऐसा फैसला लिया तो अलग बात है, लेकिन वैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आना अच्छी बात नहीं है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैसा जाना अच्छी बात है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग। आप नई प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, फाइनेंशियल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स खरीद रहे हैं, तो मे बी आपकी लिक्विडिटी तो डाउन जा रही है, लेकिन पैसा जा का रहा है, बुरे काम में तो नहीं जा रहा ना, गलत काम में तो नहीं जा रहा ना, बना रहा हूं क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूं। तीसरी एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? इस केस में हम इन्वेस्टी हैं, तो शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर है, वो शेयर्स खरीद रहे हैं हमारे, हम इन्वेस्टी हैं। बॉन्ड्स खरीदने वाला डेट होल्डर इन्वेस्टर है, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं मेरे, मैं इन्वेस्टी हूं। तो अगर आपने राइट इश्यू किए, फुल प्राइस इश्यू किए, बॉन्ड्स इश्यू किए, बैंक से लोन लिया, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए, आपको पैसे आए, अच्छी बात है। पे भी तो करने, क्योंकि आप कर्जा ले रहे हैं, मजीद पैसे ले रहे हैं, एंड दिस इज नॉट द लेजिट सोर्स। आपने बोला इतने साल हम मुल्क चला कैसे गए? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो डेफिसिट था, तो कुछ हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से सपोर्ट किया, कुछ, लेकिन मेजॉरिटी हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। तो ना हमने इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक को छोड़ा, ना हमने वर्ल्ड बैंक को छोड़ा, ना हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक को छोड़ा, ना हमने IMF को छोड़ा, ना हमने दोस्त ममालिक को छोड़ा, पैसे हर किसी से हमने लिए। तो ये पहिया चला कैसे? फाइनेंसिंग से, लेकिन वापस भी तो करने। वो सारा खाना वाना खाते ना बेहतरीन, आखिर में उसको बोलते हैं बुरी खबर सुनाओ, बिल लेके आओ, तो बिल तो बुरी खबर है ना, खाया अच्छा, बेहतरीन था, मजा आया, MBS अच्छा था, लेकिन आखिर में बुरी खबर तो आएगी ना, वो तो भरना पड़ेगा। तो आपने लोन लिया दोस्त ममालिक से, क्रेडिट पे पेट्रोल भी ले लिया, नया पैकेज आपको मिल गया, लेकिन पैकेज कोई तोहफा तो नहीं है, वापस तो करना है ना। या फिर इसमें से आउटफ्लो भी हो सकता है, अगर आपने बॉन्ड्स रिडीम कर दिए, बैंक लोन रीपे कर दिया, प्रेफरेंसेस रिडीम कर दिए, डिविडेंड दे दिए, है तो आउटफ्लो, कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जा कहां रहा है? अगर कर्जे ही उतार रहा हूं तो हालात भले तंग है, लेकिन अच्छा काम कर रहा हूं ना, जान छुड़ाओ कर्जों से। गॉट दिस पॉइंट? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज लोगों से पैसा लेना, लोगों को पैसा वापस देना, या उन लोगों को उन पे रिटर्न देना। लोग से मेरा मकसद एंटिटी भी हो सकती है, लेकिन आप इन्वेस्टी हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं। हम जब लिक्विडिटी पे इंटरप्रिटेशन करेंगे, देखें हमारे CRQ के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, लेकिन कैश फ्लो हमें आना क्यों चाहिए कि जब हम कमेंट्री करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो उस इंटरप्रिटेशन करते वक्त हम रेफर करेंगे कि पैसा कौन से दरवाजे से आया है और कौन से दरवाजे से गया है। तो नेट अगर हम डेफिसिट में भी गए हैं तो इज इट एक्चुअली अलार्मिंग? मे बी यस, मे बी नो। अगर हमने लोन्स पे ऑफ कर दिया और हम डेफिसिट में आ गए, खैर हो गई। अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स कर दी और हम डेफिसिट में आ गए, खैर हो गए। लेकिन अगर हम सरप्लस में भी हैं तो क्या अच्छी बात है? जरूरी नहीं है। अगर आपने लोन्स लिए हैं, बॉन्ड्स इश्यू किए हैं, डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, नॉन करंट एसेट्स बेचे हैं, तो हर डेफिसिट बुरा नहीं, हर सरप्लस अच्छा नहीं। ये हम इंटरप्रिटेशन में उनको एक एक करके बताएंगे। फेयर? आज के लिए हम इसको इतना रखते हैं, यस। लेकिन जनरल चीज़ें जो मैंने आपको सिर्फ गाइडेंस में दी कि पहला ये अपने दिमाग से हवा निकाल दें जो कि आपके हथियार डलवा रही है। मैं आपको ये कहूँ नहीं थोड़ी प्रैक्टिस करो, नहीं थोड़ा ऐसे करो हो जाएगा,
नहीं, हमें करना ही नहीं है भाई, हम भी FR लेवल पे हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, एग्जामिनर आपसे सिर्फ बेसिक चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा। तो जब आप उसका आंसर देख के डर जाते हो ना, करिए मेरे तो फरिश्तों में ने भी नहीं सोचा था कि ये लिखना है, ये तो पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, ऐसा नहीं, वो हाई है, उसको देख के आप अपना मोरल डाउन नहीं करो। हम कुछ क्वेश्चंस की फर्दर प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले हम कैश फ्लोज की प्रैक्टिस करेंगे, एक दो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के देखेंगे जस्ट टू डील विद द MCQs, MTQs एंड इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद हम रेशोज की क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे।